और बच्चे कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, जो बेस करेंगे आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक, तो हम लोग दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10, लेक्चर 10। ठीक, तो इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। चलिए, तो ये हमारे पास है, देखिए समझते हैं इसको। तो क्या कह रहा है हमसे, ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और ये आर है। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द रेडियस आर। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहे हैं, इफ द रेडियस इज डबल। ओके, इसका हम रेडियस क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। हमने माना कि ये हमने रेडियस इसका क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, ये वाला जो रेडियस है हमारा ये हो गया 2r। तो अब इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो ये बताओ, इसमें से जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो सारी की सारी किसको क्रॉस करके जाएंगी, बोलो जल्दी से। तो वो इस वाले को भी क्रॉस करेंगे, उससे ज्यादा या कम तो हो नहीं सकती, देखो बराबर की रहेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें भी तो हमारा जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो मीडियम तो एयर या जो भी था यहाँ पे हमारे पास, तो इसका मतलब फाई डैश भी कितना रहेगा, 5, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना रहेगा, तो आंसर क्या होगा, रिमेन सेम। तो क्या आंसर आ जाएगा, रिमेन सेम। क्लियर। अब देखो ये वाला, देखो ये वाला 2007 का क्वेश्चन है, आप लोगों के पूछा है आपके नीट में, और नीट में तो नहीं, AIPMT में आ चुका है। तो देखिए इसको हम देखते हैं क्या है ये। देखो देखो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं हमसे। ओके, तो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये सिलेंडर है, इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था लेकिन वो अलग था उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से है। अच्छा, ये कह रहा है ये सरफेस B है, ये सरफेस A है और ये सरफेस C है। तो कह रहा है यहाँ पे कहीं पर हमने एक चार्ज प्लेस किया। अब इससे जब चार्ज प्लेस कर दिया हमने, तो हम जानते हैं कि इससे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। निकल रही होंगी कि नहीं, ऐसे निकल रही होंगी। ठीक है, ऐसे जा रही होंगी, ये निकल रही होंगी, समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसे निकल रही हैं। ठीक, अब समझना जरा बात को ऐसे। तो हम ये बोलेंगे कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, इसका टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये किसके बराबर होगा समझना। तो हम ये बोलेंगे ये बराबर होगा फ्लक्स ऑफ द सरफेस B प्लस फ्लक्स ऑफ द सरफेस A प्लस फ्लक्स ऑफ द सरफेस C। लेकिन ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्यों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इनका ये जो सरफेस एरिया है और इनका ये वाला जो एरिया है वो क्या है, आपस में बराबर। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या करेंगी, बराबर ही पियर्स करेंगी। तो इसका मतलब जितना फील्ड फ्लक्स यहां होगा उतना ही फ्लक्स यहां पर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको फाई मान रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई। गॉट इट। चलो फाई डैश ले लेते हैं, ये हमें चाहिए, या एक काम करते हैं, इसको फाई ए ले लिया तो ये भी फाई ए हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई।
क्योंकि आपको बताया है क्या कह रहा है, कहां गया, अब फाई इज द फ्लक्स विद द कर्व्ड सरफेस बी, ठीक है, तो ये आ गया प्लस 2 फाई ए, तो कितना मिलेगा हमें बताओ, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, आ जाएगा कि नहीं, तो विच वन इज द राइट, तो दिस इज योर राइट, गॉट इट, करिए इसको जल्दी से। आइए देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ एल मीटर इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। तो आपको कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी फील्ड, यानी जो फील्ड हमारा हो रहा है या हमारा जो भी चार्ज है, अगर वो प्लेन ऑफ द पेपर में आ जाता है या प्लेन में आ जाता है, जिस प्लेन में आएगा उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसको पैरेलली करती है, यानी कि उसको ग्रेजिंग करती है, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो आप ये बोलेंगे कि अगर ये हमारा पेपर है, मान लीजिए ये हमारा इस तरह से पेपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, तो बताओ कितनी क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस नहीं कर रही है, उसको क्या कर रही है, क्या कर रही है, उसको पियर्स तो कर नहीं पा रही है, तो क्या कर रही है, उसके पैरेलल जा रही है। तो अगर हम ये बोलें कि चलो ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेयर इज द एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, होता है कि नहीं, तो क्या लिखोगे ई ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कितना आ गया 0, तो व्हाट इज द फ्लक्स इज देयर 0, क्लियर, तो कोई भी इसमें पास नहीं कर रही। चलिए चलिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग करते हैं। देखिए तो क्या है हम लोगों के पास, इसमें क्या कह रहे हैं, अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस एन एरिया डेल एस इज n1 व्हेन डेल एस वेक्टर इज पैरेलल टू द डेल ई, व्हाइल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सेम एरिया इज n2 व्हेन डेल एस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ई, ठीक है। देन कह रहा है कि क्या होगा, देखिए अगर हमारा एरिया वेक्टर, समझना जरा बात को, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं तुम्हें। देखो ऐसे समझो कि अगर हमारे पास देखो अगर मेरे पास मान लीजिए ये इस तरह से पेपर है, ठीक, ये मेरा प्लेन है, तो मेरा जो फील्ड होगा, मैंने कल बताया था तुम्हें, मेरा जो एरिया वेक्टर होगा दे विल बी अलोंग दिस, यानी मेरा एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे। अब कह रहा है कि फील्ड भी जो है वो कैसा है, इसके पैरेलल है, तो यानी फील्ड भी कैसा है, ऐसे निकल रहा है, तो इसमें से लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब मैं अगर अपनी डेल्टा एस को, समझना फील्ड लाइन तो मेरी ऐसे ही रही, ठीक, मैंने डेल्टा एस को ऐसे घुमा दिया, जब मैंने घुमाया तो फील्ड लाइन क्या करेंगे, कुछ इस पे ग्रेजिंग करने लगेंगे, तो ग्रेजिंग करने से क्या होगा कि उसका जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करने लगेंगे, डिक्रीज, दे विल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो क्या होगा इसमें, तो हमें ये पता चल गया एंगल को, अगर एंगल ऐसे है 0 डिग्री, अगर हम उसको ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी फील्ड लाइंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एरिया ने वेक्टर के साथ एंगल बनाया, यानी डेल्टा वेक्टर के साथ एंगल बनाया, तो फील्ड लाइन क्या होने लगती है, कम। यानी अगर मान लो कि ये मेरा डेल्टा एस है, इस तरह से, दिस इज माई डेल्टा एस, ये एस वेक्टर हो गया। अब फील्ड लाइन ऐसी तो जा रही है, ये देखो ये है फील्ड लाइन, ये दीज आर द फील्ड लाइंस। अब मैंने क्या करा, इसको इसके साथ 30 डिग्री एंगल दे दिया,
कितना दे दिया 30 डिग्री। मान लीजिए कि इस तरह से मैंने इसको 30 डिग्री एंगल दिया, यानी ये ऐसे, ये तो अब क्या हो जाएंगे, तो कुछ लाइनें तो ऐसे चली जाएंगी ना ग्रेस करके, ये देखिए, तो अब तो कम हो गया ना। और फील्ड एरिया क्या होगा मेरा फील्ड एरिया तो इसमें 90 डिग्री पे ही रहेगा ये। अब इससे ये कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो ये भी कितना बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री बनाएगा ये उसके साथ, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, कुल मिला के हमारी फील्ड लाइन क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी n1 जो है वो n2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो विच वन इज करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आइए देखिए और समझते हैं इसको। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ दिस। तो जब हमारा छोटा r बड़े r से बड़ा होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब या तो आंसर ये तो होने का नहीं है अब, क्योंकि आर स्क्वायर पे वेरी है। अब इनसाइड में क्या होता है, तो इनसाइड में हमें पता होना चाहिए, इनसाइड में क्या होता है, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये होता है हमारे पास। यानी ये जो है ये इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू R। कब, ये तब होगा जब आपका R स्मॉल होगा छोटे r से। ये बात समझते हो कि नहीं। अच्छा, अगर ये हमारे पास आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी सेंटर से सरफेस तक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद ठीक है 1/r² से वेरी आउट होगा, तो कौन सा होना चाहिए, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, करिए बनाइए इसको जल्दी से। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज r की पावर 0, यानी वो r पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करोगे तो अगर हम E इक्वेटोरियल निकालें तो क्या होता है, तो होता है KP बाई आर क्यूब, तो गलत है ये तो। अच्छा, एक्सियल निकालें तो क्या होता है, तो एक्सियल भी हमने पढ़ा है, कितना पढ़ा है 2KP बाई आर क्यूब, तो ये तो क्यूब पे डिपेंड कर गया, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। पॉइंट चार्ज का तो कहानी खत्म हो गई, KQ बाई आर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। क्या आ रहा है, ए प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, प्लेन ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट टू द पोजीशन, विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट चार्ज लाइन, इस तरह से अगर है हमारे पास तो ये तो बहुत सिंपल है, 2k लैम्डा बाई आर, कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, तो ये भी आर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत, तो विच वन इज राइट, तो दिस वन इज द राइट। अगर इसका ग्राफ पूछ ले तुमसे तो कैसे बनाओगे, तो इसका ग्राफ खामोशी से ऐसे बना के चले आना, ठीक है, ये दिस इज द ग्राफ, ठीक, R0, और क्या होगा ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डन, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए इसको, ये तो बहुत सिंपल सवाल है दोनों ही। देखिए क्या कह रहे हैं कि इसका क्लोज इंटीग्रल कितना होगा। तो अगर हम इसका क्लोज इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है कि इसका क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट dA जो होगा
वो क्या होगा हमारे पास, तो ये अंदर वाले चार्ज को ही सम करके लिखेगा Q इनक्लोज्ड, क्या लिखेंगे यहाँ Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज्ड क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो विच वन इज राइट, तो दिस इज योर राइट। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अगर हम इस सिलेंडर की बात करें, ठीक है, करिए इसको जल्दी से आप लोग। चलिए तो हो गया ये, ठीक है, अब इसको समझते हैं, आइए देखिए। देखिए क्या कह रहा है इसमें, समझते हैं। इसमें कह रहा है सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म में हमने रखा है, तो हमने मान लिया कि ठीक है ये हमारा एक सिलेंडर है जो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। अब इसमें एक थॉट याद रखिएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड में, तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा कैसे रखा हुआ है, फील्ड सच दैट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द फील्ड। तो एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया, ठीक। तो अब हमारा जो फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, हमारा जो फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक। अब समझना, तो फ्लक्स पूछ रहा है तुमसे, तो देखो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो हम मान लें कि चलो ये E है, क्या है ये E। अब बताओ इधर E है और इधर A है, वेक्टर की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, माइनस E है, बिल्कुल सही। यहाँ पे E है और इधर ही A होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, इधर इस पे परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक। तो यहाँ भी कितना होगा 5, तो यहाँ पे होगा EA, दोनों के बीच में 0 एंगल। अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस ये रहा और फील्ड किधर है, ये रहा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया 0, यानी कर्व्ड सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, सबको जोड़ दो उठा के, बस खत्म। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 प्लस EA माइनस EA, व्हाट इज द आंसर, इज देयर 0, खत्म। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी क्लोज सरफेस को, किसी भी रेगुलर इरेगुलर कैसा भी, अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख रख दे रहे हैं और तुमसे कोई पूछ रहा है फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस, यानी वो पूछे थ्रू द सरफेसेस यानी या थ्रू द बॉडी, तो क्या होगा हमेशा 0। तो व्हाट इज द आंसर, इज देयर 0। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। डन, ओके। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से करिएगा आप लोग, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी अच्छा है, इसको 2 केसेस में हम तोड़ सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इनको डील करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है तुमसे, समझना। वो ये कह रहा है कि एक कोन है हमारे पास, तो एक मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कोन, ये देखिए ये कोन है हमारे पास, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक। अच्छा ये कोन है, अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो ऐसे पियर कर रही है,
तो क्या होता है कि हम इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब ज़रा मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्रोजेक्शन आएगा कैसे इसका। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखूँ और यहाँ पे ऐसे इस पर लाइट गिराऊँ तो लाइट कैसे गिरेंगी समझना। तो लाइट कुछ ऐसे गिर के अपना एक प्रोजेक्शन दे देंगी, समझना। ये देखो ऐसे एक प्रोजेक्शन देंगी कि नहीं, यानी ये इस तरह का एक प्रोजेक्शन बनाएंगे। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, यानी लाइट को अगर फोकस करूँगा तो इस तरह का बनाएगा। देखो कैसे बनाएगा समझना। तो ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन अपना देने लगेगा। ये देखो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन आएगा। तो ये वो प्रोजेक्शन है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी, पास करेगी। तो उसने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो क्या करा, ए कोन लाइज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E as shown in the figure, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग द कोन। अगर वो ये कहता टोटल फ्लक्स बताओ तो जीरो आंसर हो जाता, लेकिन उसने बोला एंटरिंग के टाइम बताओ। तो देखो अगर हम एंटरिंग के टाइम की बात कर रहे हैं तो ये कि ट्राइंगल हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है ऐसे करके, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें और इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा। तो अगर इसकी बात करो तुम तो ये चीज क्या है, ये जो बेस है हमारा, अगर मान लो कि ये हमारे पास सेंटर है, तो ये सेंटर है तो ये कितना है बोलो r, तो ये भी कितना है बताओ r, तो कितना हो गया बेस 2r, तो दिस इज 2r। अच्छा अब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है इस पे ये कितनी है, दिस इज h, यानी ये हाइट कितनी है h परपेंडिकुलर, तो एरिया निकल जाएगा। कैन बी कैलकुलेट द एरिया, यस वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 इंटू 2r इंटू एच, तो कितना आ गया RH। अब फ्लक्स निकालना है तो बस E इंटू एरिया, तो कितना है बोलो R इंटू एच, तो व्हाट इज द एरिया दिस, तो क्या आ गया ERH। विच वन इज द राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। गॉट इट, ओके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये, ओके। देखिए अब थोड़ा सा हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए आप लोग। चलिए रब कर लो, ओके रब कर देते हैं, ठीक, ओके। देखिए अब जरा इसको समझिए, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी ही है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसमें आपकी जाएगी, ठीक है, समझना। देखो अगर तुमसे ये कहा जाए कि ये है हमारे पास, तो सिचुएशन को मैं ऊपर बना लेता हूं। तो ये सिचुएशन है हमारे पास, ये देखिए दिस इज द सिचुएशन हियर, तो ये सिचुएशन हो गई हमारे पास। अच्छा ये दोनों लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही होंगे। अब देखो अगर ये L है और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये लेंथ कितनी होगी ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अब ये 30 है, तो बताओ ये कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे L sin 30। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बता दो पहले, जल्दी बोलो, आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये भी कितनी होगी ड्यू टू सिमेट्री, तो ये भी हमारे पास होगी L sin 30, ये होगी, दिस इज आवर परपेंडिकुलर हियर, ओके। तो L sin 30 ये आ गया, L sin 30 ये आ गया, तो कितना हो गया, तो ये यहां से यहां तक लेंथ हो गई हमारी 2L हो गई या L हो गई, L/2 L/2, तो ये L आ गया, कितना आ गया बताओ यहां से यहां तक L। अब इधर इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगी Fe और इधर भी एक चार्ज पे फोर्स लगेगी Fe, ओके। Fe कितना होगा तो लिख लेते हैं यहाँ KQ स्क्वायर बाई, चार्ज ही चाहिए ना हमें, ओके, KQ स्क्वायर बाई L का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब कौन लग रहा होगा इस पे, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ओके। अब एक और क्या लग रहा होगा इस पे, टेंशन, तो इसको बैलेंस करते हैं। देखिए तो ये 30 तो ये भी 30। अच्छा अगर ये 30 है तो इधर क्या आएगा t cos 30, इधर क्या आएगा बताओ t sin 30। अब जरा ध्यान से देखना, तो अगर हम इसकी बात करें तो t sin 30 क्या है, तो आप लिखेंगे t sin 30 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और t cos 30 क्या है तो mg, डिवाइड कर दो तो यहां आ जाएगा tan 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बताओ tan 30 डिग्री। जब ये tan 30 डिग्री आ जाएगा तो यहां क्या मिलेगा KQ स्क्वायर अपॉन mg L स्क्वायर, यानी और क्या कर सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्साइलन नॉट इंटू 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू क्या आ जाएगा बताओ, सही कर रहे हैं ना, एम जी, ओके, यहां कितना आ जाएगा, एम जी एल स्क्वायर, ठीक है, और ये क्यू स्क्वायर, ओके। तो √3 एक ही में आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्साइलन नॉट एम जी एल स्क्वायर बाई √3 की पावर हाफ इज इक्वल टू क्यू। तो क्या आ जाएगा, एम जी एल स्क्वायर, यही एक आंसर है हमारे पास। तो दिस इज योर आंसर। तो इजी है, बस कैलकुलेशन है उसके अंदर, और कुछ इसमें खास नहीं है। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ओके। अब देखते हैं, चलिए और थोड़ा सा देखिए। मिटा दें इसको, ओके। देखिए, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, ए स्मॉल स्फीयर कैरिंग अ चार्ज क्यू is hanging in between two parallel plates by a string of length L. Time period of the pendulum is t naught. When parallel plates are charged, the time period is changed to t. यानी जब वो चार्ज नहीं थी तब कितना था, तब था तुम्हारा t नॉट। तो t नॉट क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, √2 पाई √L बाई जी, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब चार्ज कर दिया तुमने तो इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, यानी एक फील्ड लगेगा दिस, और इसकी वजह से इस पे एक और फोर्स लगेगा QE, लगेगा कि नहीं, और एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, mg। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, तो m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QE प्लस mg, आ जाएगा कि नहीं। तो अब हमें जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहां से जी इफेक्टिव निकाल लें तो क्या मिलेगा, G प्लस QE बाई m, जी इफेक्टिव आ गया। तो अब बताओ t कितना हो गया हमारे पास, तो t हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट, अब लेंथ तो बदलेगी नहीं, स्ट्रिंग है, तो L अपॉन G प्लस, ठीक है, QE बाई m, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, t बाई टी नॉट। तो अगर हम t बाई टी नॉट कर दें, ध्यान से देखना, t बाई टी नॉट, तो देखो t से 2 पाई खत्म, L से L भी खत्म हो गया, तो क्या मिला हमें, तो ये G ऊपर आ जाएगा, यानी हमें क्या मिल रहा है, देखना जरा, तो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है 1 अपॉन G प्लस QE बाई m की पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 बाई G की पावर हाफ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, G अपॉन G प्लस QE बाई m की पावर हाफ। तो विच वन इज करेक्ट, तो D इज द राइट आंसर। कौन सा सही है हमारे पास, D। अब यहां पे एक और चीज समझना, अभी उसने चार्ज को प्लस दिया है, मान लो अगर वो माइनस देता तो, यानी इसी केस में अगर हम बोलें कि इफ Q इज निगेटिव, अगर Q निगेटिव हो गया बच्चों तो क्या होगा, अगर Q निगेटिव हो गया यानी Q इज निगेटिव, यानी इसके लिए मैं रेड से लिख रहा हूं, तो क्या बोलेंगे आप, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर की तरफ, कितना, QE, किसके ऊपर, निगेटिव चार्ज के ऊपर। अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो अब जो टाइम पीरियड होगा t बाई टी नॉट, यही पूछा था ना, तो अब जो होगा देयरफॉर t बाई टी नॉट हो जाएगा Q अपॉन, सॉरी क्या हो जाएगा बताओ, G अपॉन G माइनस QE बाई m की पावर हाफ, ये हो जाएगा, समझे। तो ये रिवर्स फेस भी इसका ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसमें मिटा दूं, ओके।
चलिए करते हैं इसको। देखिए ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल भी अच्छा है, थोड़ा कैलकुलेटिंग है ये, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ए चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद अ लार्ज इंसुलेटिंग शीट पी एज शोन द चार्ज सरफेस डेंसिटी सिग्मा ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू। देखो अगर हम चार्ज शीट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास अगर चार्ज शीट है, ये दिस इज अवर चार्ज शीट, तो हम ये जानते हैं कि चार्ज शीट के जरिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है। तो इस पे अगर चार्ज Q है ना, इस पे चार्ज अगर Q है मान लीजिए, तो इस पे चार्ज अगर Q है सपोज, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एक फोर्स लगाएगा इस पे F, जो बराबर होगा किसके, E इंटू Q, जो यहां हमने रखा। तो E कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू Q, ये जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल। और यहां पे क्या आ गया हमारे पास, थीटा। अब देखो समझना, तो यहां पे एक टेंशन आएगा और नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ठीक। अब समझते रहना इसको, देखो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो यहां पे क्या आ जाएगा, t cos थीटा, यहां क्या आ जाएगा, t sin थीटा। अब देखते हैं जरा, तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, ठीक है। यहां पे अगर हम कोई चार्ज रख रहे हैं तो इस तरह का फोर्स होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, mg। t से t खत्म हो गया तो क्या आ रहा है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, बताओ, सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन mg। तो बताओ सिग्मा क्या आ रहा है, तो सिग्मा आ गया हमारे पास 2 एप्सिलॉन mg अपॉन Q इनटू tan थीटा, यानी सिग्मा प्रोपोर्शनेट टू tan थीटा। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, तो tan थीटा इज देयर आंसर। क्या आंसर होगा, tan थीटा। क्लियर, बनाओ इसको जल्दी से। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें एक सॉलिड एंगल आता है। सॉलिड एंगल पहले समझ लीजिए प्लेन एंगल से क्या होता है। देखिए अगर मेरे पास ये कोई डिस्क है, सपोज दिस इज अ डिस्क, ठीक, और यहां से ये कोई मेरा एक प्लेन एंगल बन रहा है अल्फा, तो आप जानते हैं इससे एक सॉलिड एंगल बनेगा, इसको पूरा घेर लेगा। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये वाला, ये जो सॉलिड एंगल है दिस, तो ये होता है सिग्मा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका जो फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो ये होता है, क्या होता है हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल। क्या होता है बोलो, सॉलिड एंगल होता है। ये कंसेप्ट हमारा यहां पे लगेगा। अब थोड़ा समझते हैं इसको, देखिए क्या करना है हमें समझना। चलो देखते हैं, आइए देखिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमसे क्या कह रहा है, तो इस फिगर को अगर मैं यहां पर बना लूं, ये मैंने बना लिया फिगर, और ये मेरा पॉइंट हो गया, और यहां पे हम आ गए, तो यहां से हम मान लेते हैं कि ये हमारा अल्फा हो गया। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए ना, एक सॉलिड एंगल बना रहा होगा ये, ठीक। ये कितना हो गया हमारा r, ये 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया b। चलो तो यहां से हम कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा अगर हम निकालेंगे तो कॉस अल्फा क्या होगा, जल्दी बोलो, ये कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना होगा, b अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉलिड एंगल निकालना है। तो सॉलिड एंगल क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई अंडर 1 माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो क्या कर रहा है, इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है इस चार्ज के जरिए, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके जरिए कितना कर रहा है, Q अपॉन 1/4 ऑफ एप्सिलॉन, और इसकी वजह से कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 पाई 1 माइनस b अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या होगा, Q से Q कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, पाई से पाई। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, हमें मिला 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 2, और यहां पे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट माइनस b अपॉन r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये कितना आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r स्क्वायर, चलिए बना लीजिए इसको जल्दी से, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग।
ठीक है, तो देखिए इसको हमें क्या करना है, तो ये आ गया हमारे पास। देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्या आएगा, 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। गॉट इट। अगर इसको हम इधर लाके सेपरेट कर दे तो क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2b। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू √3b। कितना आ जाएगा बताओ, r इज इक्वल टू √3b। तो विच वन इज करेक्ट, r √3b। तो c इज द राइट आंसर। तो ये थोड़ा कंसेप्ट एनहांस करके रखना, इट इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बनाओ इसको जल्दी से। हो गया, चलिए देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इस पे अभी हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको एक बार और करके देखिएगा खुद से। देखो एक चीज और समझना जरा, मान लीजिए कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, और उसने एक 45 डिग्री एंगल बनाया। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड E मेड एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए प्लेन whose area is A, then flux through this plane is A EA, B √2 of EA, C √1/√2 of EA, C D 1/2 ऑफ EA। अब जरा ध्यान से समझना इसको, ठीक है, इसी में मैं तुम्हें कई क्वेश्चन समझा दूंगा। देखो क्या कह रहा है कि एक हमारे पास इस तरह से समझिएगा कि ये मेरे पास एक इस तरह से ये है, और ये मेरा प्लेन हो गया, और ये मेरा सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया का वेक्टर ये मान लेते हैं इस तरह से। ठीक, अब देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे क्या बना रहा है, 45 डिग्री एंगल। किससे, प्लेन से। तो जब प्लेन से 45 डिग्री बना रहा है तो ये और ये कितना हुआ, 45, जबकि ये और ये कितना हो रहा है, 90। तो बताओ ये कितना बना रहा होगा, तो 90 - 45 यानी 45 बना रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा जो ये हमारा सरफेस है, मान लेते हैं दिस इज अवर सरफेस, ऐसे बना लिया हमने कि ऐसे हमारा एक सरफेस है, ये होगा ऐसे एक सरफेस, बिल्कुल होगा। ये एक सरफेस है, तो ये हमारा फील्ड हो गया जो कितना एंगल बना रहा है बताओ, 45 डिग्री। ठीक है, ये फील्ड हो गया। अब एक एरिया वेक्टर इस पे डालो यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं, ये रहा एरिया वेक्टर, इससे परपेंडिकुलर होता है, दिस इज द, तो ये कितना हुआ 45 डिग्री। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, तो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E.A, यानी EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो कितना आ गया 1/√2 ऑफ EA। तो विच वन इज राइट, 1/√2 ऑफ EA। अब देखो इसी को ये बोल दे कि मान लो, चलो इसको तुम ले लो कितना 100 यूनिट्स, कितना ले लिया 100 यूनिट्स, और इसको बोल दिया कि यहां पे 53 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 53 डिग्री। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अगर ये हमारे पास एरिया जो है ये है हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर। कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या करोगे तुम फिर से यही कहानी पढ़ोगे, लेकिन अब 53 मत रख देना, कितना रखना पड़ेगा 37। कितना रखना पड़ेगा बताओ 37। तो कितना करेंगे हम लोग 100 × 2 × cos 37, तो 100 × 2 × कितना आ जाएगा 37, 4/5, पता है ना। ये देखो ये 37, 53, ठीक है, और ये 90। ठीक, तो ये कितना होता है बताओ 3, 4 और ये 5। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ ये
20 हो गया, 40, 60, यानी 60 यूनिट्स। अब बात समझ में आई कि नहीं? तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना इसमें, ठीक। चलिए अब देखिए इसमें एक और चीज आपसे पूछ लेगा, वो मिटा दें इसको। ओके, देखिए अब एक चीज और पूछता है। क्या पूछेगा? देखो आपसे एक सवाल करेगा वो कि क्वेश्चन, इफ एंटरिंग फ्लक्स in a closed surface is phi1 and coming out flux is phi2, then find the charge inside the surface। उस सरफेस के अंदर हमें ये बताना है चार्ज कितना है। ए phi1 प्लस phi2 इंटू एप्सिलॉन, बी phi1 माइनस phi2 इंटू एप्सिलॉन, सी phi2 माइनस phi1 इंटू एप्सिलॉन, डी phi1 प्लस phi2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन। बताइए, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो कैसे करोगे समझना। तो एंट्रिंग और लीविंग है, तो अगर हम ये बोलें कि चलो ठीक है, कोई भी सरफेस है हमारे पास, ये एंट्रिंग हो गया फ्लक्स, ये एंट्रिंग, तो एंट्रिंग जो होगा वो क्या करेगा, हमेशा निगेटिव माना जाता है। तो एंट्रिंग क्या माना जाएगा, निगेटिव। और लीविंग क्या माना जाता है, हमेशा लीविंग को क्या मानते हैं हम लोग, या कमिंग आउट, पॉजिटिव। तो यहां पे क्या कह रहा है, इफ एंट्रिंग फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस, ठीक है, या क्लोज सिलेंडर भी ले सकते हैं, इन अ क्लोज्ड, ठीक है, सिलेंडर या जो भी है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये कितना है, तो एंट्रिंग phi1, तो माइनस phi1 हो गया, और ये कितना हो गया, phi2, वो भी प्लस का। अब तुमसे कह रहा है चार्ज कितना है अंदर, ये बताओ। तो अगर हम चार्ज की बात करें, तो चार्ज इनसाइड देम अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस, यानी phi2 माइनस phi1 और इनटू, यानी ये नेट फ्लक्स हो गया हमारा, इज इक्वल टू क्या होगा, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन। तो व्हाट इज द आंसर, तो Q enclosed इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 इनटू एप्सिलॉन। तो विच वन इज करेक्ट, तो दिस इज योर राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, बताओ। अब इसी में और भी सवाल कर सकता है, जैसे तुमसे बोल दे कि ये जो एंट्रिंग है phi2, ठीक है, ये phi1 जो है वो आपसे बोला कि एंट्रिंग फ्लक्स जो है वो माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर 4 यूनिट्स है, और इसमें बोल दिया कि ये जो है हमारे पास वो 6 इंटू 10 टू द पावर 4 यूनिट्स है। तो बताओ चार्ज कितना है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो 6 माइनस ऑफ 8 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ गया Q फाई नेट, कितना आ रहा है, माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। तो कितना आ जाएगा, तो Q एनक्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 एप्सिलॉन, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो चलिए हम इसको रोक लेते हैं यहीं पर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोस्टैट। तो वी हैव कंप्लीटेड योर इलेक्ट्रोस्टैट। अब हम जो स्टडी करेंगे वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज योर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ठीक है, तो हम इसमें आपका जो 12th का नेक्स्ट चैप्टर होगा, वी हैव टू स्टार्ट योर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। थैंक यू।